अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हो, मेरे भाई मैं जो आपको तरीका जो ट्रिक जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप लोग शायद 500 रुपया महीना कोचिंग देकर भी नहीं पढ़ पाओगे। मेरे भाई ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यह आपके कंपैरेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रहा हूं तुम कोई भी नोवेल ले लेना, मैं कह रहा हूं तुम कोई भी आंसर ले लेना, तुम कोई भी विद्या ले लेना, ग्रामर की किताब उठा लेना, हिंदी का किताब उठा लेना, ऐसे ट्रांसलेशन करने बैठ जाना। और अगर आप ट्रांसलेट ना कर पाना तो मेरे भाई मेरा वीडियो कभी जिंदगी में भी मत देखना, ठीक है। और देखो यह जितना भी वाक्य मैंने लिया है तुमको समझाने के लिए, मेरे भाई सब बोर्ड एग्जाम से लिया हुआ है। ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मेरे भाई ये जो देखने में सिंपल सिंपल लग रहे हैं, मेरे भाई इतने आसानी से ये लोग नहीं बनते हैं, ठीक है। इसको बनाने के मैं सारे ट्रिक्स, सारे रूल्स, आपको सारे मेथड सब कुछ बताने वाला हूं। बस आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और मेरे भाई जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरी ईमानदारी से तुम भी सीखने की कोशिश करना। और मेरे भाई मैं इतना तो गारंटी दे देता हूं, अगर इस वीडियो में तुम अंत तक ठहर गए तो तुम्हारा जितना भी नंबर आता है, जितने नंबर का ट्रांसलेट आता है, मेरे भाई तुम कर ले जाओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो मैं शुरू करता हूं। पहला जो हमारा वाक्य है, भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। मेरे भाई ऐसे वाक्य हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और आप लोग शायद पिछले ईयर के जो हमारे पेपर्स हो चुके हैं उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाओ कैसे? बहुत से बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और पहचानने लगते हैं कि यह कौन सा टेंस है, इसी में अपना आधे से ज्यादा टाइम वो बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूं। देखो जैसे हमारा दिया हुआ भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है, तो सबसे पहले तुम क्या करना मेरे भाई, देखो किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए तीन चीज तो पता ही होता है। सबसे पहले होता हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होता वर्ब, उसके बाद होता ऑब्जेक्ट। यह तीन चीज तो होता है, तुम जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहचान लो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में चर्चा, वही सब्जेक्ट होता है। यानी कि भारत के बारे में कहा जा रहा तो हमारा भारत क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख लो सबसे पहले आंख बंद करके इंडिया, ठीक है। आपने यहां पर क्या लिखा? इंडिया लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग पीछे से देखो मेरे भाई, सबसे पहले कनेक्टर कहां आ रहे हैं? कनेक्टर का मतलब सबसे पहले प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है? तो मेरे भाई प्रीपोजिशन वह होता है जो दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है या फिर जो दो वाक्यों को जोड़ता है, वही प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो पीछे से तुम देखो सबसे पहले प्रीपोजिशन कहां आ रहा है और प्रीपोजिशन क्या हमारा का है। अब यहां से लेकर आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कहां तक कर दो? देखो एक और प्रीपोजिशन आ रहा है, इसके नीचे से आप लोग अंडरलाइन कर दो सब्जेक्ट तक, ठीक है। आपको क्या करना? सब्जेक्ट तक अंडरलाइन कर देना है। अब जितना आपने अंडरलाइन कर दिया है उतना आप कुछ पल के लिए भूल जाओ और जो बच रहे हैं मेरे भाई, जैसे भारत एक पवित्र संगम है, इसकी अंग्रेजी आप लोग बना लो, ठीक है। भारत एक पवित्र संगम है, यह हमारा एक सिंपल सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? भारत एक पवित्र संगम है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इंडिया इज ए पवित्र है तो इसका हो जाएगा होली, ठीक है। अब देखिए संगम है तो संगम का हमारा अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब हो जाता है हमारा संगम, ठीक है। आप यहां पर सिंपली लिख दोगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपने इतना लिख दिया। अब जो आपने प्रीपोजिशन छाटा है पीछे से, उसको आपको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। देखो जैसे का है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन क्या रखा? तो आप लोग यहां पर लिख दोगे ऑफ, फिर उसके बाद देखा लोगो, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? पीपल लिख दोगे, ठीक है। और यहां पर द पीपल लिखोगे, क्यों? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग मैंने पढ़ाया था, ठीक है। द पीपल, PEOPLE पीपल, ठीक है। अब देखिए एक और आया हमारे प्रीपोजिशन, इसकी अंग्रेजी आप लोग यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए सभी जातियों तथा धर्मों, सभी जातियों तथा धर्मों, यहां इतने की अंग्रेजी, ठीक है, इतने की जो हमारी अंग्रेजी बनेगी यह एक में ही बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल कास्ट, ठीक है। ऑल कास्ट, CASTS, ठीक है। कास्ट एंड, ठीक है। अब देखिए धर्मों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? धर्मों की अंग्रेजी रिलीजन हो जाएगी, ठीक है। आप लोग यहां पर रिलीजन भी लिख सकते हो या फिर आप लोग क्रीड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। क्रीड्स मतलब भी हमारा क्या होता है? धर्म होता है, CREEDS, क्रीड्स लिख सकते हो या फिर आप लोग रिलीजन भी लिख सकते हो। तो हमारा इस प्रकार बन गया, ठीक है। अब इसी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। देखिए और यह आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। भारत सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? इंडिया इज अ होली कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। यहां पर अगर आप लोग रिलीजन भी लिख दोगे तो वह सही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा
बनता है। और दूसरा वाक्य भी इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, देखो, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। मेरे भाई यह लाइन आपके बोर्ड एग्जाम से उठाया गया है। ठीक है, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। तो मेरे भाई यह है क्या यार? यार सिंपल सेंटेंस ही तो है। सबसे पहले इसमें पहचानो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट है। हमारा क्या हो गया? जीवन सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप चले जाइए प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट पहचानने के बाद आप उसके पीछे जाइए। अब वाक्य में सबसे पहले प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है? प्रीपोजिशन हमारा की, जो दो वाक्यों के बीच में हमारा समझ सब करे वही प्रीपोजिशन है। अब आप लोग अंडरलाइन कर दिए सब्जेक्ट तक, आपने ना अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए और जो बच रहा है, जीवन एक अनवरत कहानी है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप लोग पीछे से, मतलब इसकी अंग्रेजी पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसकी अंग्रेजी क्या लिखोगे? जीवन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो लाइफ। ठीक है, लाइफ इज ए, ठीक है, लाइफ इज एक अनवरत कहानी है। अब इसकी अंग्रेजी अगर आपको ना आवे तो उसके जिम्मेदार हम हो नहीं सकते। ठीक है, तो अनवरत की हमारी जो इंग्लिश होती है वह होता है इवरलेटिंग। ठीक है, इवरलेटिंग इसकी अंग्रेजी होती है। क्योंकि इवरलेटिंग यह हमारा स्वर से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एन लग जाएगा। एन इवरलेटिंग, EVERLASTING, इवर लास्टिंग होता है। ठीक है, अब देखिए कहानी, तो STORY, स्टोरी। अब आपने जो प्रीपोजिशन छाटा है उसको पीछे से जोड़ दीजिए। प्रीपोजिशन हमारा क्या है? की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए संघर्ष, तो संघर्ष की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? स्ट्रगल हो जाएगी। सिंपली आप लोग यहां पर लिख दोगे STRU, ठीक है, GGLE, स्ट्रगल। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बनाओगे। जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, तो लाइफ इज एन एवरलास्टिंग स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स, इस प्रकार आप लोग लिख दोगे। अब देखिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम से उठाया गया, सब कुछ बोर्ड एग्जाम से उठाया गया। अब मैं ट्रिक पर आता हूं, यह भी हमारा ट्रिक ही था। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखा है शिक्षा जीवन के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर यह जो बीच में लिए या नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ इतना ही रहेगा, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट हमारा है क्या? शिक्षा। शिक्षा को हमने सब्जेक्ट मान लिया। अब पीछे देखो कि सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वही होता है जो दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करे। यहां पर के लिए प्रीपोजिशन है। अब यहां से आप लोग अंडरलाइन करो। कहां तक करना है अंडरलाइन? सब्जेक्ट तक करना है। देखिए यहां पर एक और प्रीपोजिशन आ गया। ठीक, इस पर अंडरलाइन आप लोग करते चले जाओ। ठीक है, यह हमारे लिए नहीं रहेगा। तब देखिए, जितना आपने अंडरलाइन करा है उतना आप एक पल के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए जो बच रहा है, शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा बहुत आवश्यक है, यह हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? हमारा हुआ सिंपल सेंटेंस। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? शिक्षा बहुत आवश्यक है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन इज ए, ठीक है, वेरी, VERY, वेरी इंपॉर्टेंट, IMPORTENT, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो आपने पीछे से प्रीपोजिशन को पहचाना है उसको जोड़ते चले जाओ। ठीक है, देखो के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है? के लिए। के लिए की अंग्रेजी क्या होती है? फॉर होती है, तो आप लोग यहां पर सिंपली लिख दोगे फॉर। ठीक है, अब किसके? विकास के लिए। ठीक है, विकास, तो विकास की अंग्रेजी क्या होती है? प्रोग्रेस होती है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे द प्रोग्रेस। ठीक है, द प्रोग्रेस, PROGRES, प्रोग्रेस। ठीक है, अब देखिए जीवन के लिए। ठीक है, जीवन के लिए एक और यहां पर आ गया प्रीपोजिशन, तो यहां पर आप लिख दोगे ऑफ। ठीक है, अब जीवन, तो यहां पर लिख दोगे लाइफ, LIFE, लाइफ। इस तरह से आपका बनेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना, मैं बोर्ड एग्जाम पर पढ़ा रहा हूं और ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, यही इसका अंग्रेजी बनेगा। ठीक है, अब देखो, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। यह देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी अंग्रेजी बनाकर तो दिखाओ। देखो बहुत से बच्चे इसका क्या करेंगे? मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, I know you for 2 days, यही इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। you know for 2 days, यह बहुत से लोग यही इसकी अंग्रेजी बनाएंगी, लेकिन यह अंग्रेजी 100% रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए इसमें समय के साथ से जुड़ा हुआ है। अब बहुत से बच्चे ऐसा पहचानेंगे कि जब समय के साथ से जुड़ा हुआ है तो यह जरूर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ये लोग मतलब बनाएंगे, तो इसका कुछ लोग ऐसा भी बना सकते हैं, I have been knowing for 2 days, knowing you for 2 days। लेकिन आप लोग अच्छे जानते हो कि नो के साथ, ठीक है, KNOW, नो के साथ कभी भी ING नहीं जुड़ता है। ठीक है, कभी भी ING नहीं जुड़ता, यह सर्वश्रेष्ठ रॉन्ग है। ठीक है, तो यह कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई? देखो सबसे पहले
से यहां पर आया है, ठीक है। और समय की अंग्रेजी से की दो अंग्रेजी होती है, आप लोग अच्छे जानते हो, एक होता फॉर और एक होता सिंस, SINCE, सिंस। यह दो अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो आप लोग फॉर और सिंस का प्रयोग एक बार पढ़ना। फॉर और सिंस का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर परफेक्ट आया हुआ हो, ठीक है। परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां सिर्फ 4 जगह पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है से के लिए, ठीक है। अब देखिए, मैं तुम्हें 2 दिनों से जान रहा हूं, ठीक है। यानी कि तुमसे मैं पहले मिल चुका हूं, ठीक है। मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं, इसलिए यहां पर जो हमारा सेंटेंस जो हमारा बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेरे भाई, वह बनेगा परफेक्ट के रूप में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में यह बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बनेगा। तो इसका अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे सर? इसकी अंग्रेजी बनाने में आप देर क्यों करें? इसकी अंग्रेजी यही होगा, आई हैव, ठीक है, आई हैव नो यू, KNOW, नोन यू, ठीक है, यू फॉर 2 डेज, TWO, 2DAYS, डेज, ठीक है, टू डे। यहां पर आपका यही अंग्रेजी बनेगा। आप किस स्ट्रक्चर से बनाए हो? इसको हमने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज या फिर हैव, ठीक है, हैज या हैव, फिर उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस SINC, सिंस या फिर फॉर, ठीक है। और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड ये हमारा हो गया। अब देखो मेरे भाई, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब हैज या हैव में हमने हैव लगाया, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हो आई हमारा क्या बहुवचन है, इसके साथ हैव का प्रयोग लगता है। अब हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि नो का हमारा नोन हो जाएगा, ये हमने लिखा। अब देखिए, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा यू और फॉर या सिंस का प्रयोग वहां पर होता है जो समय एकदम से फिक्स हो, जैसे सोमवार से या रात को 8 बजे से, तब वहां सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन जिसका मतलब समय का पता मत हो, 2 दिनों से मतलब कहां, तो इसलिए वहां पर फोर का प्रयोग होता है, ठीक है। और 2 डेज हमने लिख दिया, सिंपल है। तो इसका आप लोग एकदम सही अंग्रेजी जान लो, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव नोन यू फॉर 2 डेज। मेरे भाई, इसकी अंग्रेजी बनाने में बहुत से लोग गलती करते हैं, और यह आपके स्कूल में बच्चे से पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब कोई नया टीचर आता है तो आपसे यही पूछता है, और यही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने हर स्कूल में देखा है, कई स्कूलों में मैंने यह देखा है कि बच्चे लोगों से यही पूछा जाता है, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, इसकी अंग्रेजी बताओ, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की सबसे बड़ी बाध्यता है। देखिए, यह सेंटेंस बहुत बार आया है, SSC CGL के एग्जाम में आया हो मेरे भाई, इतना हायर एजुकेशन मतलब इतना हायर कंपैरेटिव एग्जाम से आया हुआ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की सबसे बड़ी बाध्यता है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तब देखो मेरे भाई, जीवन में सब्जेक्ट है क्या? नहीं। आगे बढ़ना सब्जेक्ट है क्या? नहीं। मेहनत करना सब्जेक्ट है क्या? नहीं लग रहा यार, हर इंसान सब्जेक्ट का है क्या? नहीं, की सबसे बड़ी बाध्यता है। इसमें हमने पूरा वाक्य पढ़ लिया, लेकिन हमें सब्जेक्ट का ही पता नहीं चला। तो आपको मैं समझा देना चाहता हूं सब्जेक्ट होता क्या है यार। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। और एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है ना, और हमारा प्रोनाउन में सब्जेक्ट हो सकता है, PRONOUNE, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, और दोनों सिंगुलर होंगे, ये आप जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो जिरेंड होता है, जिरेंड भी तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है ना मेरे भाई, जिरेंड, GRND, जिरेंड यह भी हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा इन्फिनिटिव, INFINITV, इन्फिनिटिव, यह भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, यह दोनों सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा इट भी सब्जेक्ट हो सकता है, और देयर भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, यह सब सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तब देखो मेरे भाई, सबसे पहले इसमें पकड़ो, या इसमें जिरंड का प्रयोग हुआ है, इसको हम 2 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जिरंड की सहायता से कर सकते हैं, और एक लोग हम इन्फिनिटिव के प्रयोग से कर सकते हैं। तो जिरंड क्या होता है? जिरंड वही होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ING इज इक्वल टू जिरंड। जैसे मेहनत करना, देखिए मेहनत करना यह जिरंड है, क्यों जिरंड है, और यही सब्जेक्ट बनेगा। मगर क्यों? क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में ना शब्द आया हो, नी शब्द आया हो, उसमें जिरंड का प्रयोग होता है। जैसे मेहनत करना, तो वाक्य अंत में क्या आया? ना आया है, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग मेहनत करना का क्या लिखोगे? या तो आप लोग लिख सकते हो हार्ड वर्क, लेकिन कठिन परिश्रम तो है नहीं, तो मेहनत करना इसका हो जाएगा लेबरिंग, ठीक है।
इसका आप लोग लेबरिंग लिख सकते हो, LABOURING, लेबरिंग। ठीक है, लेबरिंग। आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया, सब्जेक्ट आपने यहीं पर लिख दिया, लेबरिंग। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग प्रीपोजिशन पहचानिए इस वाक्य में। प्रीपोजिशन तो देखिए, के लिए हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। इसको अंडरलाइन करिए। कहां तक करना है इसको करना है आप लोग सब्जेक्ट तक। अब में एक प्रीपोजिशन है, यहां तक आपने शुरुआत तक कर लिया। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कि एक और प्रीपोजिशन आ गया है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसकी आपने सब्जेक्ट पहचान लिया। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा पूरा हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना, या पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका हमने कैसे लिखेंगे सर, इसका हम लिखेंगे लेबरिंग। आपने मेहनत करने का अंग्रेजी लिख दिया, लेबरिंग। अब देखिए, के लिए की अंग्रेजी क्या होता है, यहां पर के लिए की अंग्रेजी हम टू लगाएंगे। ठीक है, टू लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है, कमेंट करेंगे, हम प्रीपोजिशन पढ़ा देंगे। ठीक है, तो लेबरिंग टू। ठीक है, अब किसके लिए भाई, ठीक है, हमें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने का आप लोग द प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग डेवलप भी लिख सकते हो। तो यहां पर हम डेवलप लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्रेस एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो इसी बहाने आपको एक वर्ड के दो हम प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं। तो यहां पर हम लोग डेवलप भी लिख सकते हैं और प्रोग्रेसिंग भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पर डेवलप लिखेंगे, DEVELOP, डेवलप। ठीक है, अब देखिए, मेहनत करना। ठीक है, तो लेबरिंग टू डेवलप, यानी कि बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यानी कि टू डेवलप हो गया। अब मे, ठीक है, तो मे की अंग्रेजी हो जाएगा इन। अब देखिए, जीवन की अंग्रेजी होगा लाइफ, LIFE, लाइफ। ठीक है, अब देखिए, इतना आपने लिख लिया और यह पूरा सब्जेक्ट हो गया। इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया। पहले तो सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा था, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना, तो लेबरिंग टू डेवलप इन लाइफ। ठीक है, हर इंसान की सबसे बड़ी बाध्यता है। ठीक है, अब आपने यहां पर पहचान लिया, क्या आपने यहां पर पहचाना है, प्रीपोजिशन। तो आप इसकी अंग्रेजी बनाइए, बाध्यता। यहां से आप लोग, वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा यही होगा, बाध्यता है। तो यहां पर लिखोगे इज। और बाध्यता की अंग्रेजी हमारा क्या होती है, बाध्यता की अंग्रेजी क्या होती है, कॉम्प्लेंसन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे कॉम्प्लेंसन, COMPULS। ठीक है, OSN। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए हर इंसान की, ठीक है, हर इंसान की सबसे बड़ी बाध्यता है। ठीक है, तो यहां पर की अंग्रेजी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब हर इंसान, तो एवरी मैन, EVERY, एवरी, हर इंसान। तो यहां पर आप लोग मैन भी लिख सकते हो, या फिर ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आप लोग ह्यूमन भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। या फिर आप लोग मैन भी लिख दोगे तो एकदम सही रहेगा। देख लीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना हर इंसान की सबसे बड़ी बाध्यता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेबरिंग टू द डेवलप इन लाइफ इज ए कंप्लेंशन ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, या फिर ह्यूमन मैन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी तरह से क्या बच्चे बनेगा, दूसरे तरीके से इन्फिनिट से भी बन सकता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस सब्जेक्ट। तो यहां पर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, टू लेबर। ठीक है, यहां जहां आपने लेबरिंग लिखा है, यहां पर आप लोग टू लेबर भी लिख सकते हो, टू लेबर टू डेवलप इन लाइफ द कंप्लेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। यहां पर आप लोग जो अच्छा नहीं लग रहा है, BEING, ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखो, उसके दादाजी 1995 में मरे थे। उसके दादाजी 1995 में मरे थे। अब बहुत से बच्चे इसको देखकर कहेंगे, या तो हमको कंटीन्यूअस टेंस लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लग रहा है, क्योंकि मरे थे, इसमें समय दिया हुआ है, समय दिया 1995। तो बहुत से बच्चे यही कहेंगे कि यह हमको लग रहा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि था आया है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको जो बता दूं, जो हमारा कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, उसमें कोई भी काम लगातार हो रहा होता है। जैसे मेरा भाई लखनऊ में पढ़ रहा है, या फिर मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूं। जब कोई काम लगातार रह रहा होता, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है, तब वहां पर कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर हम, उसके दादाजी मरे, ठीक है, 1995 में मरे थे, तो मर गए तो कहानी खत्म। तो काम कहां हो रहा है इसमें, इसलिए यह जो हमारा बनेगा, ठीक है, यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। क्या इसमें बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, उसके दादाजी। तो इसका आप लोग लिख दोगे हिज। ठीक है, ग्रैंडफादर, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर। ठीक है,
अब देखिए मरे थे, ठीक है, मरे थे। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी मरे थे की अंग्रेजी डे होगी, और चूंकि हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट इंडिफिनिट, तो यहां पर इसकी अंग्रेजी डेड होगी। डाई का सेकंड फॉर्म डेड हो जाएगा, डिड। अब इन 1995 में, इन 1995 आप लोग यहां पर लिख दोगे सिंपली, इस तरह से बनेगा। देखो यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। अब देखो, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी आप लोग, अभी मैंने समझाया है। देखो, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं। अब इसको आप किसी लोगों से पूछोगे तो वह वही बताएंगे ना, आई एम बिजी फॉर 5 डेज, ऐसे ही बताएंगे। लेकिन मेरे भाई मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब कोई काम लगातार हो रहा हो तो वहां पर सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, और वहां पर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। मैं 5 दिनों से व्यस्त हूं, यानी कि कोई काम मैं कर रहा हूं तभी तो व्यस्त हूं। इसीलिए यहां पर हमारा कौन सा टेंस लगेगा? यहां पर लगेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? यहां पर आप लोग लिख दोगे आई, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा बिजी, बिजी, ठीक है, बिजी। और फिर उसके बाद देखिए 5 दिनों से, ठीक है, 5 दिनों से, यानी कि समय निश्चित नहीं, पता नहीं कब से कब। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर का प्रयोग लिखेंगे, फॉर, ठीक है। अब 5 दिनों से, तो यहां पर आप लिख दोगे 5 डेज, DAYS, डेज। इस प्रकार यहां बनेगा आई हैव बीन बिजी फॉर 5 डेज। इसी प्रकार से यह बनेगा। देखिए छोटी सी यह मतलब है, छोटा सा ट्रिक है, लेकिन शायद आप लोग इसका गलत बना देते, ठीक है। यहां पर हमारा आंख बंद करके यहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रयोग हुआ, क्योंकि समय के साथ से जुड़ा हुआ है। और यहां पर व्यस्त हूं, यानी कि कोई काम लगातार हो रहा, मैं कोई काम कर रहा हूं इसलिए व्यस्त हूं, ठीक है। अब देखिए लता आम खाती है, इसका तो बच्चा बच्चा बना देगा ना मेरे भाई, कि लता आम खाती है, LATA, लता आम खाती है, तो EATS, ईट्स नहीं, लता खाना खाती है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे फूड्स, ठीक है, लता ईट्स फूड। इसका बना दोगे, बच्चे बच्चे बना देंगे। लेकिन देखो लता आम खाती, अगर इस प्रकार आ जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे बनाएंगे ना कि लता ईट्स मैंगो, इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे ना, LATA, लता EATS, ईट्स MANGO, मैंगो। लेकिन मैं कह रहा हूं 100% रॉन्ग है, यह वाक्य रॉन्ग है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इसकी अंग्रेजी इस तरह से बनेगी, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यस, ठीक है, ES या फिर यस प्लस हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लता है, LATA, लता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, ठीक है, वर्ब में SES जोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, वर्ब यहाँ पर रहेगा, एस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। खाती है तो खाती अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा, EAT, ईट हो जाएगा। और इसमें एस जोड़ देंगे, इट्स जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि लता सिंगुलर है। अब देखिए मैंगो, तो मैंगो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे MANGO, मैंगो, यह सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर आर्टिकल ए लिखेंगे, ठीक है, आर्टिकल ए लिखेंगे, क्योंकि लता आम खाती है, वहां पर ए हमको कंपल्सरी है लगाना, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता है हर एक वाक्य में। लता आम खाती है तो लता इट्स अ मैंगो, इसका अंग्रेजी यह सही है, यह सही है। और यह जो मेथड है ऊपर वाला रॉन्ग है, और यह सही 100%, ठीक है। अब देखिए वह कितनी भाषाएं जानती है, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितनी भाषाएं, अब कितनी भाषा का जहां पर प्रयोग हो वहां पर सिंपल यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करोगे, MNY, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, या फिर आप लोग हाउ मच का प्रयोग करोगे, MUCH, मच का प्रयोग करोगे। और हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है? हाउ मेनी का मतलब, हाउ मेनी का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर चीजों को गिना जा सकता है, और हाउ मच का प्रयोग वहां पर होता है जहां चीजों को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे वह कितनी भाषा जानती है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा, इसका सेंटेंस पहले इसका देखो ट्रांसलेट कैसे बनेगा, वह कितनी भाषा जानती है, तो यहाँ इन दोनों की अंग्रेजी पहले लिखोगे, तो यहाँ पर लिख दोगे हाउ मेनी, ठीक है, हाउ MANY, मेनी, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप लिखोगे डज, ठीक है, DOES, डज ही नो, ठीक है, ही नो, जानती है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नो। अब हमारा स्ट्रक्चर समझो उसका, वह कितनी भाषा जानती है, यह हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है। और फिर उसके बाद ये हमारा, ठीक है, डज जो हमारा हुआ, यह हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और नो हमारा, फिर उसके बाद ही जो हमारा हुआ वह हुआ सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब। यह हमारा कौन सा टेंस है? यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वह कितना पानी पीती है, इसकी अंग्रेजी आप लोग कमेंट करिए, इसको हम बना देते हैं, ठीक है, हाउ MUCH, मच, ठीक है, वाटर, हाउ मच वाटर,
ठीक है, हाउ मच वाटर डज, ठीक है, DOES डज ही ड्रिंक, पीता है, DRINK। यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख दोगे ड्रिंक और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे। यहाँ पर सी रहेगा क्योंकि यहाँ पर पीती है मतलब जानती है, इसलिए इसकी अंग्रेजी यहाँ पर, यह लड़की यहाँ पर सी रहेगा और इसकी अंग्रेजी ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।